इसमें बहुत सी तकनीकी समस्या आ रही है, जैसे कि फार्म 2 भरने में अक्सर फ़ोन आ रहा है कि ये समस्या है, ओटीपी नहीं आ रही है। तो ये एक छोटा सा वीडियो सभी विभागों के लिए, जिससे वो इसे देख करके आसानी से जो है प्रपत्र 2 का काम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है आप किसी भी ब्राउज़र का यूज कर सकते हैं, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम। तो ज़्यादातर गूगल क्रोम से ही करते हैं। तो इसमें जो भी है, सबसे पहले हम अपना साइट ओपन करते हैं sec.up.nic.in। ओपन करते ही आप लेंगे, साइट चूज करेंगे, आपका जो है ये साइट खुल जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश लखनऊ का। इसमें सबसे नीचे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन होगा, ऑफिशियल लॉगिन। इसमें मैनुअल भी दिया हुआ है, आप चाहें तो ये डाउनलोड करके मैनुअल पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगा। और प्रपत्र 2 भरने के लिए जैसा कि सभी विभागों का जो है प्रपत्र 1 फॉर्म भर दिया गया है, उनकी आईडी भी जनरेट हो गई है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहले आपका जो कार्यालय ध्वज का मोबाइल नंबर ही वही उनका लॉगिन है, और उस पर जो ओटीपी आएगा वो उनका पासवर्ड होगा। तो अक्सर ये भी शिकायतें आ रही है कि जो है ओटीपी नहीं आ रहा, ओटीपी नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या है कि जब आप प्रपत्र 1 भरे हैं तो उसमें कई आप अधिकारी का नंबर दिए हैं, वैकल्पिक नंबर दिए हैं। उसके बाद जो अगर आपके एक मोबाइल नंबर से लॉगिन नहीं हो रहा, तो जो आप प्रपत्र 2 में वैकल्पिक नंबर दिए हैं, आप उससे प्रयास कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ छोटा सा वीडियो। सबसे पहले आप उस पर क्लिक करेंगे लॉगिन पे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ERMS 2 इलेक्शन स्टाफ डिप्लॉयमेंट ऑफिस, तो आपको जो है चूज करना है इलेक्शन स्टाफ डिप्लॉयमेंट। इस पर क्लिक करते ही आपको एक नया विंडो खुल जाएगा, उसमें आपको 2 ऑप्शन बटन बने रहेंगे, एक OCK जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और एक ESD ऑफिस। तो आप OCK ऑप्शन को नहीं चुनेंगे, आप ESD ऑफिस ऑप्शन को चुनेंगे। उसको चुनते ही आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। तो जो आपने प्रपत्र 1 में मोबाइल नंबर दिए हैं वो आप जो है इसमें डालेंगे। जैसे हम अपने कार्यालय का कर रहे हैं NIC ऑफिस का, तो हम अपने कार्यालय अध्यक्ष का मोबाइल नंबर डाल रहे हैं। अब इसके करने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद आप साइन इन बटन पर, ये बटन है साइन इन, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक, एक समस्या और आ रही है कि लोग अक्सर फ़ोन कर रहे हैं कि OTP नहीं आ रहा है। इसमें देखिए क्या करना है, इस विंडो में 2 बटन दिया है, एक जनरेट OTP, एक वेरीफाई OTP। तो सबसे पहले जब आप कार्यालय ध्वज का मोबाइल नंबर डालेंगे, लॉगिन करेंगे, तो उसके बाद आप यहाँ पर जो है कि जनरेट OTP बटन पर क्लिक करेंगे। जनरली क्या होता है कि लोग इस पर नहीं क्लिक करते हैं, OTP आने का इंतजार करते हैं। तो इससे जो है समस्या पैदा होती है, लोगों का फ़ोन आना शुरू हो जाता है, OTP नहीं आ रही है। तो इसके लिए आप जनरेट OTP पर देखिए हमने क्लिक किया, अब जो है ये हमारे कार्यालय ध्वज के मोबाइल नंबर पे OTP चला गया। अब वो हम फिर से फीड करते हैं, OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद फिर आप कैप्चा डालेंगे। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से जाकर के कैप्चा को फिर से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। देखिए हमने कैप्चा को रिफ्रेश कर दिया, तो अब यहाँ पे हमने कैप्चा डाल दिया। अब इसके बाद जो है आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। और एक चीज़ और आपको बता दें, एक बार आपने जनरेट OTP पर क्लिक कर दिया तो वही OTP आपका 8 घंटे तक वैलिड रहेगा। आप जब दोबारा लॉगिन करेंगे, किसी कारणवश आपका लॉग आउट हो गया, सेशन एक्सपायर हो गया, तो आप उसी OTP का दोबारा जो है कर सकते हैं 8 घंटे के अंदर। फिर वेरीफाई OTP पर आप क्लिक करेंगे। तो अब ये देखिए कर्मचारियों का विवरण भरने के लिए जो है आपका फॉर्म 2 खुल गया। तो यहाँ पर आप जाएंगे, सबसे पहले आपको कई मतलब मेनू दिख रहे हैं, तो इसमें आप एंट्री फॉर्म पर क्लिक करेंगे।
एंट्री फार्म पर क्लिक करते ही आपका जो है कर्मचारियों का, अधिकारियों का विवरण भरने के लिए फॉर्म खुल जाएगा। एक चीज़ और आपको बता दें कि इसमें कार्यालय ध्वज का भी विवरण भरा जाएगा। जो आपने फॉर्म 1 में भिजवाया है, कर्मचारियों की संख्या, तो वहाँ पे कार्यालय ध्वज के सम्मिलित करते हुए उनकी पूरी संख्या देना है और यहाँ पे कार्यालय ध्वज का भी पूरा विवरण भरा जाना है। तो चलिए हम जो है कि अपने कार्यालय ध्वज का ही जो है एंट्री करते हैं। तो वहाँ एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे जो एंट्री होगा वो यूनिक कोड में होगा। तो इसके लिए आप जो है कि अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में हिंदी इंडिक जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप जो है कि गूगल में जा करके यूनिक कोड जो है गूगल में जाइए और यहाँ पर सर्च करिए। अगर आप कृति देव से टाइपिंग करना चाहते हैं, जानते हैं, तो आप यहाँ पर लिखिए ऑनलाइन कृति देव यूनिकोड, खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप जो भी कृति देव में टाइप करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे यूनिक कोड में। तो आप ये यूनिक कोड को कॉपी करके इसमें भर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में वो नहीं है, यूनिक कोड हिंदी इंडिक टूल्स नहीं है, तो आप उसके वैकल्पिक रूप से इसमें सहायता, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप जो है अपने सिस्टम में यूनिक कोड इंस्टॉल कर लें। फिर इसके बाद जो है आप यहाँ से उनका पदनाम सेलेक्ट करेंगे। फिर उनका मोबाइल नंबर डालेंगे। उनका जन्म तिथि लिखेंगे। ये मैं डेमो दे रहा हूँ, ये रियल जो है डाटा नहीं है। आप दो तरीके से जो है जन्म तिथि भर सकते हैं, या तो यहाँ पे कम्बोवेश सेलेक्ट करके यहाँ कर सकते हैं, या डायरेक्ट जो है इस फॉर्मेट में डी डी एम एम और वाई वाई के फॉर्मेट में भर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से आप लिंग उनका लेंगे, क्या राजपत्रित अधिकारी हैं, अगर हैं तो हाँ पे क्लिक करिए, नहीं है तो नहीं पे। तो राजपत्रित अधिकारी हैं। और राजकर्मी, चूँकि हमारे कार्यालय अध्यक्ष राजकर्मी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं राजकर्मी। तो यहाँ पर जो है आप पद का जो है सेलेक्ट करेंगे, किस श्रेणी में आते हैं वो आपको लिस्ट में आपके कार्यालय से मिल जाएगा। सभी कर्मचारियों का वेतन आयोग सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से उनका पे बैंड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है इनका छठा वेतन और यहाँ से जो है उनका सातवां वेतन का लेबल सेलेक्ट करेंगे, मूल वेतन डालेंगे। एक चीज़ और, अब आते हैं इनका कार्यालय स्थल का पता, मतलब जहाँ पे आपके कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उस विभाग का पूरा पता डालेंगे। तो पता डालने के लिए
एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी सूचना भरी जाएगी सभी यूनिकोड में भरा जाएगा, तो इसलिए आपको यूनिकोड में यहाँ जिला नगरीय निकाय चूज करेंगे, वार्ड का नाम रैदोपुर, सिविल है सॉरी। अब इसके बाद जो है इनका मूल निवास, ये तो कार्यरत स्थल आपने भरा भी। अब इसके बाद वो कहाँ के रहने वाले हैं उनका जो है मूल निवास, मान लीजिए गाजीपुर के रहने वाले हैं तो गाजीपुर, उनका एक परिसर, वार्ड का नंबर, ठीक। हाँ, एक चीज इसमें देखिए, एक कॉलम अगले में अधिकारी कर्मचारी संबंधी विवरण, यदि मान लीजिए वो रिटायर होने वाले हैं तो उनका तो भरना ही नहीं है। अगर 2021 में जनवरी फरवरी मार्च तक अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो उनका विवरण नहीं था। जून 2021 तक, सॉरी, जून 2021 तक अगर वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं आपके कर्मचारी अधिकारी तो उनका विवरण नहीं भरना है। और मान लीजिए अगर वो सेवानिवृत्त नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे गंभीर रूप से बीमार हैं या जो है मातृत्व अवकाश पे हैं या गर्भवती महिला हैं कर्मचारी हैं, तो आप जो है यहाँ पर अन्य में जाएंगे यानी T6 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उनसे संबंधित जो भी आपको कमेंट लिखना है, जैसे आवश्यक या उनकी कहीं और ड्यूटी लगी है या चौकीदार, ड्राइवर, दिव्यांग, स्वीपर, इनको नहीं लिया जाना है लेकिन इनकी एंट्री आपको करनी है। तो सब मान लीजिए अगर दिव्यांग है तो यहाँ पे दिव्यांग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उनका जो है बैंक का डिटेल भरना है, बैंक का नाम, शाखा का नाम, ये सब। ये देखिए इसमें आपको भरना है कुर्ती देव में ले लेगा। जैसे मान लीजिए हमने भर दिया UP, तो यहाँ पर तो आपको लग रहा है कि जो है यहाँ इंग्लिश में भरा जा रहा है लेकिन ये कुर्ती देव में भरा है। जैसे ही आप टैब बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक उसको कुर्ती देव में हिंदी फॉन्ट में कन्वर्ट कर लेगा। ये देखिए, फिर खाता संख्या तो आप नंबर में ही डालेंगे। IFSC कोड डालेंगे, ये आपका इंग्लिश में ले लेगा, ठीक। इसके बाद एक ऑप्शन इस सॉफ्टवेयर में नया बढ़ाया गया फोटो के लिए, तो फोटो की साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको नहीं भी लेते हैं तो भी जो है कि कंपलसरी नहीं है, आपका सबमिट हो जाएगा। ये देखिए आपका डाटा सक्सेसफुली दिखा दिया। जैसे ही आप जो है सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और एंट्री हो जाएगी तो वहाँ पे आपको एक मैसेज मिलेगा हरे कलर के फ्लाई आउट विंडो में, तो आपका एक एंट्री हो गया। इसी तरह से जो है जितना भी आप, हाँ, इस तरह से आप जो है नेक्स्ट एंट्री करेंगे अगले कर्मचारी का और इसी तरह से करते जाएंगे। और हमने जो है कि आपको पहले ही बता दिया प्रपत्र 1 में जितने कर्मचारियों का जो है विवरण भेजा था, जैसे 10 नंबर आप 10 एम्प्लॉय या जितना भी नंबर, तो उतनी एंट्री करना आपको अनिवार्य है। अगर उससे कम होगा तो आपका डाटा फ्रीज नहीं होगा। जब जो है कि आपका पूरा कर्मचारियों का विवरण फिट हो जाएगा तो उसके बाद आपको फ्रीज करना है, यहाँ पे फ्रीज करना है। फ्रीज करने के लिए फिर उसी कार्यालय ध्वज के मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और वो आप यहाँ पे जनरेट करेंगे OTP, और जनरेट करने के बाद यहाँ पे OTP डालेंगे और फ्रीज कर देंगे। हाँ, लेकिन अगर एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे अगर आपने कर्मचारी का विवरण जो है गलत हो गया या कुछ आपको मतलब उसमें लग रहा है कि गलत है, तो आप यहाँ पे जा करके यहाँ से डिलीट और यहाँ एडिट है, एडिट बटन है, एडिट पे जा करके इनको ठीक कर सकते हैं, जो भी गलती हुई है उसको सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, व्यू एंड एडिट मेनू का यूज करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर जिनका भी देखिए हमने 3 एंट्री किया है, आपको लगता है अगर
आपको लगता है बहुत ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा बढ़ गया, 2 बार एंट्री हो गई, डुप्लीकेट हो गया, तो यहाँ से डिलीट बटन का यूज करके इनको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको काफ़ी सहायता मिली होगी। और जी, एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आपका जो है डाटा फ्रीज हो गया, तो उसमें फिर आप कोई भी करेक्शन, एडिटिंग या एडिंग नहीं कर सकते। न कर्मचारियों को जोड़ सकते हैं, न ही उनमें कोई एडिटिंग कर सकते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है कि फ्रीज करने से पहले एक बार आप अपने डेटा की मिलान कर लें कि सही-सही भरा गया है कि नहीं। अगर कुछ गलती है तो उसको जो है फ्रीज करने से पहले संशोधित कर लें, सुधार लें, और संख्या को बढ़ाना घटाना तो पहले कर लें, क्योंकि फ्रीज होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक। तो इस यह वीडियो जो है कि अन्य लोगों को भी शेयर करिए, जिससे अन्य विभाग भी इसका जो है लाभ लेकर के अपना जो है प्रपत्र 2 को आसानी से भर सकें। धन्यवाद।